And our lead story, well, the Election Commission has deferred the Haryana polling. The Haryana elections will now take place on the 5th of October, I beg your pardon, instead of the 1st of October. And this comes after the BJP's demand to shift the polling date as far as Haryana is concerned. The BJP said that it's a long weekend, a long holiday, and that might impact the polling percentage in Haryana. But the Election Commission has cited the clear reason that it's the Bishnoi festival because of which the poll dates have been deferred. But a political slugfest over this as well, with the BJP, of course, welcoming the decision, but the Congress, the Aam Aadmi Party and the JJP saying that a nervous BJP has lost the people's trust. The INLD has also accompanied the BJP in welcoming the Election Commission's decision. Take a look at all the political reactions that have come in. धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग का कि उन्होंने इस बात को समझते हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो और ज़्यादा वोटिंग हो, और ज़्यादा वोटिंग हो तो इससे लोकतंत्र की मजबूती से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, देश को भी लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है कि अब 5 तारीख को, 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को अब वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। मैं आदरणीय चुनाव आयोग के इस फैसले का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, मगर ये चीज़ साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या होगा, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। और 4 दिन हमें तो फ़ायदा है, कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये वीकेंड जो था ये लॉन्ग वीकेंड था, इसमें 5 छुट्टियां थी और अगर इसमें चुनाव होता तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इस लॉन्ग वीकेंड के अंदर बाहर चले जाते हैं। उससे 10, 12, 15% तक मतदाता वोट से वंचित हो जाता। अब 5 दिन की छुट्टियां बिता करके बिल्कुल फ्रेश होकर के मतदाता वापस आएगा और भाजपा और कांग्रेस दोनों की तसल्ली करा देगा। बात यह है कि भाजपा कोशिश कर रही थी, वो घबराई हुई है, डेट चेंज मांग रहे थे, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे किया है, अच्छी बात है, हमें भी और समय, लोगों को भी और समय मिल जाएगा। लेकिन भाजपा की घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है और डेट चेंज हुई। तो 4 दिन के आपने देखा इनके जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें कोशिश है, इनका केवल प्रयास है। लेकिन जब लोगों में आप जनाधार खो बैठते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें आखिर में आप कितना ही कुछ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Well, consequently, now the counting date for both Haryana and Jammu and Kashmir has been shifted to October the 8th. Meanwhile, in poll-bound Jammu and Kashmir, the latest, well, the BJP is beleaguered by big exits back-to-back. And amid this, my colleague Nazir Masoodi caught up with Tarun Chugh, who is the BJP's election in charge for Jammu and Kashmir and also the party general secretary. He says statehood will be restored if the BJP comes to power. And he also took a direct jibe at Omar Abdullah. Take a look. I'm joined by Mr. Tarun Chugh, General Secretary of BJP for Jammu and Kashmir. Mr. Chugh, what this election means for you when it's happening after such a long gap? जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार जम्मू कश्मीर में विकास और विश्वास दोनों को खड़ा किया है और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह पर भी बढ़ा है और एक चमत्कारी विश्वास लोगों के मन में खड़ा हुआ। ये बायकाट की धरती थी, सैकड़ों और हजारों वोट लेकर कुछ नेता जीत जाते थे, लोग अपना मत देने के लिए निकलते नहीं थे। अब 2024 का चुनाव हो या उससे पहले डीडीसी बीडीसी चुनाव हो, भारी मात्रा में लोगों ने निकलकर वोट किया है और देश के नेतृत्व पर अपना विश्वास प्रकट किया। बीजेपी का मैनिफेस्टो कब आ रहा है और आपने लोगों से भी उसमें सजेशंस मांगे? हमने हजारों लोगों को इन्वॉल्व किया है, हजारों लोगों ने लिखित में, कई संस्थानों ने मेमोरेंडम के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से
हमें अपने सुझाव दिए हैं, हमने जनता से भी सुझाव लिए हैं, कंपाइल हो रहे हैं। अगले 3-4 दिन में हम अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे। प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आए जून में, और उसने 2 चीज़ें यहाँ अहम चीज़ कही। एक तो कहा कि इलेक्शन होंगे ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, उनका काम करो। दूसरा बताया स्टेटहुड भी रिस्टोर होगा। क्या स्टेटहुड इस इलेक्शन का मुद्दा है आपके लिए? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था चुनाव होगा, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे नहीं होगा, महबूबा कहती थी नहीं होगा, हुआ। ये कहते थे चुनाव होना ही नहीं है, क्योंकि इनका काम है भ्रम पैदा करना, हमारा काम है स्पष्टता करना। जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो अक्षरशः पूरा हो। आपने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पे you launched scathing attacks on them about their utterances, their statement, their manifesto. Do you think national conference is the biggest challenge for you? ऐसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, ये तीनों ही जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास खो बैठे हैं। चौक साहब, आपने कहा कि उन्होंने विश्वास खो दिया है, लेकिन अगर हम पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन देखेंगे तो वोटों का जो देखते हैं, वोट किसको कितने मिले? एनसी कांग्रेस अलायंस को 41.7% मिला, ये विश्वास खोना नहीं है। बीजेपी को 24% मिला, पीडीपी को 8% मिला। ऐसा तो है, आज किसको कैसे कह सकते हैं कि विश्वास खो गया? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव लड़े, हम 36 सीटों पर चुनाव लड़े, हम 29 सीटें जीते, ठीक। और वो गठबंधन 90 विधानसभा चुनाव लड़ा, जीता कितने? रेशियो परसेंटेज ऑफ विक्ट्री, हमारी विक्ट्री इज इंपॉर्टेंट देन स्ट्राइक रेट हमारा ज्यादा है, करेक्ट, क्योंकि हम 36 पे लड़े, हम 3 सीटों पे नहीं लड़े। और आपको ये जो एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, इसका असर, ये जो गठबंधन है एक्सपायर्ड इंजेक्शन, अच्छा, इसका असर अप्रैल में भी दिखा है और अब आने वाले समय में भी दिखेगा। इट इज द फर्स्ट टाइम कि अब्दुल्ला साहब यहाँ से चुनाव हार गए। उमर अब्दुल्ला पहले भी हारे हैं साहब, 2002 में अब भी हारेंगे, मैं तो यही कह रहा हूँ। And moving now to the big political face-off, well, Tejasvi Yadav's Chinese CM jibe at the Assam Chief Minister has sparked a huge political row. In fact, Tejasvi Yadav was speaking about a contentious Assam legislation, and he used this rather racist remark to criticize the Assam Chief Minister. Well, Himanta Biswa Sarma has hit back. He says that he should practice, Tejasvi Yadav should practice what he preaches. जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। तेजस्वी यादव जी मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या ऐसा व्यवस्था है? आप करवा लीजिए 7 घंटा का ब्रेक। हजरत मोहम्मद जी ने क्या बोलते थे कि मिठाई छोड़ने का दूसरों को उपदेश देने का पहले आप खुद मिठाई छोड़ दो। तो जब तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जुम्मा में 4 घंटा का दे देना चाहिए था। भाई आप फॉलो नहीं करेगा और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं समझेगा। And moving now to news from Karnataka, well, the big political flashpoint, that is the Muda scam, and well, from the courts to the streets, the protests continue. In fact, the Congress has launched counter-protests demanding action against opposition leaders as well. But this, as my colleague Pratibha Raman also reports, on the court updates, given the fact that the High Court has stayed the prosecution against Chief Minister Siddaramaiah. Take a look. Karnataka Congress leaders, including CM Siddaramaiah, began the day holding placards against the governor at Bengaluru's Vidhana Soudha. This was followed by a march to the Raj Bhavan, led by Deputy CM D.K. Shivkumar. We don't want to touch Siddaramaiah issue because Siddaramaiah issue is in the court. We are demanding him
you please be fair. This is a case where the entire inquiry has been done. So you just better sanction prosecution and take action legally as per the constitution. The BJP termed this protest unlawful. Governor will do his discharge his duty. They don't have to give any extra advice. They misused and they have abused. They have been caught red-handed in the loot of while they have been looting the state of Karnataka. To have a Governor Chalo is not permissible as per the state government notified law itself. The Congress protest coincided with the Karnataka High Court battle between the Chief Minister and the Governor regarding permission for prosecution in the Muda scam. This hearing will continue on September 2nd. This is not an eye for an eye, but then this is to remind the governor to do his duty as the governor and to ensure that justice is served for all. With camera person Govind, Pratibha Raman at Vidhan Sauda of Bangalore for NDTV. And now our big focus on NDTV, the Mollywood Me Too movement, and the latest is that the CPM has backed its Me Too accused MLA Mukesh. The CPM says that others with similar allegations have not stepped down, so why should Mukesh? But of course the CPM has cautioned Mukesh not to make any public statements. Remember this, as the pressure on the left government is growing amid demands for Mukesh's resignation. Also remember, an actor has now filed an anticipatory bail given the fact that more and more people are coming out and speaking about their ordeal. Also, the National Commission for Women has taken cognizance of the Me Too reckoning. In fact, it has also sought the full Hema Committee report. Take a look at all the reactions that have come in. You know, these all-boys clubs as they are, in having to make your mark as a successful actor. It happens. You have people of all kinds in all industries. Firstly, I'm feeling really bad that a very prestigious industry like Malayalam industry is having so much bad said and done about it, whereas Malayalam film industry is one industry that produces the finest of the films in the country. I, as an actor, I have worked in Malayalam films, I've worked in Tamil, I've worked in Telugu, I've worked in Kannada, I've worked in Hindi films, I've worked in 55 films as a protagonist. Of course, yes, it would be a lie if I would tell you that I haven't found people who hit on you. I would definitely, agree to the fact that everyone is not bad, but there are some people who, think that, okay, if she is influenced means she is available. And this moment is for all those people that, every woman who is here has dignity, has self-respect. You cannot take women for granted. This is a strong moment which has happened, but an irony of this moment is this particular issue arrives with a victim. I don't like to take her name on air in 2017, and Hema Committee was formed in 2017. Everything has come to light in 2024. Yes. Investigations were done in 2019. Imagine the plight of women. All the victims' names are out. Imagine women who have complained in 2019 have to face everything that they have told in 2024. Imagine they will be well settled right now. They are not, maybe they are not even in the film industry. Imagine they have kids now. Imagine what they'll explain to their kids now. Imagine what will they explain to their husbands, their in-laws. They themselves will have such challenges in the society. So all this has to come up. And this is just not a film industry issue, or this is not a political issue. It is very ironical to see that as soon as something happens, all the political parties come into your party is like this and your party is like that. On a humanitarian ground, this needs a remedy. We are complaining that we need a stringent, stricter law in the country so that things like what happened in R.G. Sir College doesn't happen. She was not a film actor who happened to suffer in R.G. Sir College. These all-boys clubs as they are, in having to make your mark as a successful actor. So this whole thing, how I look at it is protection for women. Whether it is Malayalam, Tamil, Telugu or Kannada, the South Indian constituting of the South Indian industry or any industry. In this fraternity, something like this has to come to make people more sensitive to women and their issues. Usually we are very blasé about these things happening. In my long
career, I have seen a lot of things which I think we have to keep changing. Times have changed. People's characters have changed. People's education has gone up. People's lifestyle has gone up. So how we address it is very important. So that's how I look at this whole thing. The complaint has been launched. They have to find out whether this thing. And only thing I want, all these women, my heart goes out to all of them. I don't know, each person has their own story. So whether they have a strong case, which is very important in a case like this. Meanwhile, actor Mohan Lal, who headed Amma, the Malayalam film body, in fact, he stepped down after the entire Hema Committee report fallout happened for Malayalam cinema. He has now broken his silence on the report. He says, I welcome the report, but I'm here to fix responsibility. He says perpetrators must be punished. Remember, various women activists and actors within the Malayalam film industry have said that he must act as well. Take a look. Hema Committee report. വളരെയധികം സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ആ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ച ആളാണ്. അതിന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയിട്ടില്ല. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് കേരളത്തിലില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു, പിന്നെ ബോംബെയിലായിരുന്നു, മദ്രാസിലായിരുന്നു. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു സർജറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഞങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായി ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയെ തകർക്കരുത് എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്. And looking at some other news now, when a shocking video has emerged from Khar in Maharashtra. Well, this happened, this is what happens in fact when cops turn criminals. In this particular video, it can be clearly seen that there are 4 police officers who are planting drugs on a man, this in the name of a drug seizure. In fact, this incident has been caught on a CCTV camera as well. All these 4 police officers have now been suspended by the Mumbai police. News now from Andhra Pradesh. Well, unprecedented visuals truly from Vijayawada after there was heavy rain, and heavy rain also triggered landslides in the district. In fact, 4 people have died. At least 4 have been injured as well in those landslides. There you can see those visuals of roads turning into waters, people having to wade through waist-deep waters, and vehicles completely washed away, houses, buildings, office buildings all submerged in Vijayawada. Now a special exclusive with India's star at the Paralympics. Well, Preeti Pal, who's truly scripted history by winning India its first track medal at the Paralympics. She won a bronze medal, but she says, I want to change the color of the medal in my next bout. Take a look. अब तो एकदम जनरेशन नेक्स्ट हो, और मैं जानता हूँ आपकी जो गुरु हैं, एक तरह से आइडल हैं, सिमरन, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ट्रैक में कुछ दिनों पहले मेडल जीत के तहलका मचाया. आपने उनसे बाजी मार ली, आप तो पहले ही जीत गए. सर पहले नहीं कह सकते हैं सर, मेरा इवेंट पहले से, तो इसलिए पहले मेरा मेडल आ गया है. हाँ. अगर उनका होता तो उनका आता ऑफ कोर्स. हाँ. तो सिमरन तो खुश हुई, आप तो बता रही थी कि काफी रोने लगी सर. वो इवेंट जैसे मेरा फिनिश हुआ, हाँ. मैं कह रही थी हेलो तो मिला लो, वो रोई जा रही है. हाँ, खुशी की आवाज़ होते है सर उनके, और वो बहुत खुश है. और अभी ये होता है ना कि जब एक मेडल आ जाता है तो नर्वसनेस और हो जाती है कि अभी मेरा इवेंट भी आ गया है. अभी उनका इवेंट है 4 को, उनका भी गोल्ड या सिल्वर तो पक्का ही है सर उनका मेडल. और आपका भी अभी एक इवेंट? अभी मेरा एक इवेंट कल है इवनिंग में 7:30 बजे, और उसमें मैं भी अपना इस मेडल का कलर चेंज करना चाहती हूँ. तो इंस्टा की फ्लाइंग क्वीन है, इंडिया के जो एक्चुअली फ्लाइंग क्वीन है, पीटी उषा तक 4th नंबर पर रही थी और उनसे आगे निकली हैं पैरा बॉडीज में. तो ये सर आप तो कोच हैं, हेड कोच हैं सत्यनारायण सर, आप खुद भी भागते थे 1500 में. कभी जिंदगी में सपना देखा था कि कोई ट्रैक पे इंडियन कहीं भी जीत सकता है? जीतने का हमारा पास इंडिया में दम है. हमारा नहीं, आप जब खेलते थे कभी देखा था? नहीं, देखो पीटी उषा 1984 में लॉस एंजलिस में 4th था. एंड अगेन मिल्खा सिंह भी 4th आया. श्रीराम सिंह 5th आया. ये वाज एक दिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी था, अल्बर्टो जॉनसन का साथ. बेचारे का जूता भी नहीं था. 800 मीटर से. अभी क्या है, ये मोटिवेशन होता है, दूसरा लोग हम भी जीत सकता बोल के एक सभी खिलाड़ी. ये इकोसिस्टम तो बना है हमारे यहाँ, जहाँ पे हम जीतने की सोच रहे हैं. जैसे आप कह रहे थे कि जितने खिलाड़ी आए फाइनल में जरूर पहुंचे. मेरा खिलाड़ी लोग ये भी अभी भी बता रहा है, इवन सिमरन है
इवन भाग्यश्री है, इवन हमारा प्रीतिपाल है, अगेन दीप्ति है। हम लोग लड़की लोग में 5 मेडल एक्सपेक्ट कर रहा है। मेडल वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये सिमरन और प्रीति का कोच है मिस्टर गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह अगेन हमारा लड़की सिमरन का हस्बैंड भी है, वो एक डिफेंस में काम करता है। बिल्कुल। उसका मोटिवेशन बहुत तगड़ा है। ऐसा ही मैं बोलता, सबको बोलता है, सभी कोच को ये रिक्वेस्ट करता है, आप लोग पूरा फोकस में आ जाओ। ये 1 साल में 1 दिन में मेडल होने वाला नहीं है। What an absolutely fascinating story there. But with that, we'll step into a short break now. Thanks so much for watching. Good night.